Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है बहुत मज़े में होंगे। बहुत अच्छी ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी, टाइप स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी। आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, और आज हम पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के बारे में। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो स्पेशली फॉर बिगनर्स है, और मैं आज अपने तमाम न्यू बिगनर्स साथियों के साथ ऑपरेटर्स जो है उसे शेयर करूँगी। ऑपरेटर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट वन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप सब ही इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। स्कूल लाइफ में हमने इसको इतना पढ़ा है कि हमें अच्छे से रट गए। सेम थिंग हम इसको आज यहाँ फर्स्ट टाइम अपनी कोडिंग में भी यूज़ करेंगे, और इसका तरीका देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम नॉर्मली पढ़ा करते थे, बस यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल के साथ कंसोल कराते हुए इसकी वैल्यूज़ को, इसके ऑपरेशंस को हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ये तमाम कोड जो है ये मैंने आपकी थोड़ी सी टाइम सिक्योरिटी के लिए इसको मैंने कोड कर लिया था, तो मैं इसको सबसे पहले अनकमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। जी, तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ आप देखिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है, लेट का कीवर्ड यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने x के नाम से अपना एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और उसको मैंने डेटा टाइप दी है नंबर डेटा टाइप क्यों दी है, इसलिए दी है क्योंकि हम नंबर्स पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डेटा टाइप जो है वो नंबर ही दी है। फिर मैंने इसे एक वैल्यू असाइन करवाई है 10, ठीक है। और अब मैं यहाँ अगर नीचे आती हूँ लाइन नंबर 12 के ऊपर, तो लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 16 तक आपको कुछ कंसोल के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हमने ऊपर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको किस तरह से काम करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस में हम क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है वो हम ऐड कर रहे होते हैं, माइनस में हम सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। फिर मॉड्यूलस क्या है, डिवाइड के बाद जो कुछ भी हमारे पास बचता है एज ए रिमाइंडर वो हम मॉड्यूलस के ज़रिए शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सब को पहले मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपने टर्मिनल के ऊपर आकर इसे कंपाइल करवाती हूँ, ताकि इसका रिज़ल्ट सामने रखते हुए इसके ऊपर हम बात करें। तो यहाँ मैं इसको कंपाइल करा लेती हूँ, और इसको मैं यहाँ पर, तो यहाँ ये देखिए आपके सामने ये मेरा रिज़ल्ट जो है आ रहा है, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट यहाँ क्या आ रहा है इसे हम पढ़ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक जो मेरा x था जिसकी वैल्यू 10 थी, उसको मैंने सबसे पहले 5 जो है उसमें प्लस किया। जब मैंने 10 के अंदर 5 प्लस किया तो मेरे पास 15 आंसर आया, राइट। फिर उसके बाद मैंने अपने इस x जो कि 10 है उसमें से मैंने 5 को माइनस किया, तो आंसर मेरे पास 5 आया, ठीक है। इसी तरह मैंने x के अंदर जो है मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आंसर आया 50। जब मैंने इसको डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास आंसर आया 2। और सेम थिंग जब मैंने अपने उस डिवाइड को, मैंने यहाँ पे थोड़ा नंबर वैल्यू जो है वो चेंज कर दी है, यहाँ मैंने 3 किया, और 3 को जब मैंने 10 के साथ मॉड्यूलस के ज़रिए ऑपरेट किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर बचा 1, ठीक है। तो ये सब सेम थिंग वैसे ही है जैसे अभी हम नॉर्मली पढ़ा करते थे, बस कोडिंग के अंदर जो फ़र्क है वो सिर्फ 2 बातों का है। एक तो यह है कि हम यहाँ पर जो है इसको कोड के अंदर लिख रहे होते हैं, एक वेरिएबल बना रहे होते हैं। अच्छा, ये सब कुछ जो मैंने कंसोल करके किया है, इसको भी अगर मैं चाहूँ तो मैं वेरिएबल के अंदर भी इसको मैं करा सकती थी। सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट तरीके से लिखा है, ताकि जितना आसान वे में जाकर मैं आपको बता सकूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने इजी वे मेरे लिए यही लगा मुझे, तो मैंने इसलिए आपको उसे समझाने के लिए किया। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में इसको ऊपर काम करेंगे तो हम इसको और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। सेकंड जो चीज़ थी, जो चेंज है वो ये है कि हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई की और डिवाइड की साइन अलग होती है, ठीक है। यहाँ हमारे पास कोडिंग के अंदर मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, जबकि डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं। जब आप इसको खुद से इसके ऊपर काम करेंगे, एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो होप कि इसके ऊपर और ज़्यादा बात करना आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं है,
ज़रूरी नहीं है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को असाइन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैंने यहाँ पर आपको के सामने तमाम कंडीशंस जो हैं यहाँ पर मैंने लिख दी हैं कि इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल। ये मैंने इस तरह से करके लिख दिया है और इसको फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल भी बनाया है। वेरिएबल के ज़रिए ही हम इसको इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको मैं अनकमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, ये दोनों ऊपर वाले रह गए हैं, तो मैं पहले इसको आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है z के नाम से और इसको भी मैंने नंबर ही डेटा टाइप मैंने इसकी दी है और इसको मैंने वैल्यू दी है 20। ठीक है, यहाँ मैंने अपने z को 20 वैल्यू दी है। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ नीचे रीअसाइन करवाया है और रीअसाइन कराने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको इक्वल लिख करके z इक्वल टू 10 कर दिया। यहाँ ऊपर मेरे पास वैल्यू है 20 और अब मैंने जब इसको रीअसाइन करवा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दी है और मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी है 10। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल कर लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। इसे मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ बल्कि। ठीक है, CLS करके पहले मैं ऊपर वाला सारा कोड हटा देती हूँ और उसके बाद अब मैं इसको जी, तो आप देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 10। ठीक है, 10 क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने इसको रीअसाइन कर दिया है, इसको एक और नई वैल्यू दे दी है। ठीक है, पहले मेरे पास वैल्यू थी 20 और अब मैंने इसको एक और वैल्यू दे दी जो कि है 10। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 10 के अलावा भी और भी कोई वैल्यू दे सकती हूँ। मैं इसको 30 दे सकती हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ। तो आप देखें यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पर ये करूँगी कि इस वाले को मैं कर देती हूँ कमेंट और यहाँ से मैं अपना कमेंट जो है वो मैं हटा रही हूँ और यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने अपने z जो है उसको मैं प्लस इक्वल 1 कर रही हूँ। प्लस इक्वल 1 का मतलब क्या होता है? प्लस इक्वल 1 का मतलब होता है कि जो मेरे z की वैल्यू है उसके अंदर मैं 1 को प्लस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने साइड में लिख भी दिया है कि अगर मैं इसको चाहूँ तो चाहूँ ऐसे भी लिख सकती हूँ और चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब है कि मैंने अपने z की जो भी वैल्यू है 10 है, 20 है, 30 है, उसके अंदर मैंने 1 को प्लस कर दिया है। ठीक है, अगर मैं अब इसको यहाँ पर कंपाइल करवा देती हूँ तो आप देखें मेरे पास आंसर आता है 21। 21 क्यों आ रहा है? 21 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने अभी रीअसाइन कराया था उसे मैंने कमेंट कर दिया था। ठीक है, तो मेरी जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके अंदर मेरा 1 प्लस होकर मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसी तरह सेम थिंग इसे मैं कमेंट कर देती हूँ और अगर मैं यहाँ नीचे वाले तो मैं अगेन अनकमेंट करती हूँ और अब मैं यहाँ पे माइनस इक्वल 1 करती हूँ z को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 19। ठीक है, 19 क्यों आया? क्योंकि मेरे पास वैल्यू थी 20, इस 20 में से मैंने 1 को माइनस कर दिया। इसको मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे मैंने किया कि जो मेरे पास z था उसकी जो वैल्यू थी उसके साथ मैंने 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, जब मैं उसमें इस वैल्यू में से 1 को माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 19। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं अपनी इस z की वैल्यू जो है उसके अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई कराना चाहूँ या कोई चीज़ में डिवाइड कराना चाहूँ तो मैं उसको भी सेम थिंग ऐसे ही रीअसाइन करवा सकती हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, इनकी वैल्यूज़ मेरे पास 95 एंड 19 आ गई है। ठीक है, कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 20 किया, ठीक है, क्या था मेरे पास था z। ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ ताकि हमारे पास कुछ एरर थ्रो ना हो। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देती हूँ कि z था मेरे पास और z को मैंने क्या किया, z के साथ जो भी मेरी वैल्यू थी, जैसे मेरे पास z बराबर है मेरे पास यहाँ पे क्या 20। ठीक है, और मैंने यहाँ पर z को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आंसर आया 95। सेम थिंग मैं नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने सेम थिंग वही काम किया है कि मेरे पास z था
और z की मेरे पास वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी मेरे पास 20, ठीक है। और इस 20 के साथ मैंने क्या किया कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, तो फिर मेरा आंसर आया 19, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ हमारी वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले इस अपने वेरिएबल जो बनाया था इसे भी कमेंट कर लेती हूँ ताकि हम अपने नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है उसकी तरफ बढ़ें। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड ऑपरेटर की तरफ, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन सबको, इस लास्ट वन को भी छोड़ देती हूँ, इसके अलावा मैं ऊपर वालों को सबको अनकमेंट कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ नीचे आकर वन टाइम, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। CLS के ज़रिए मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसे मैं कंपाइल करवाती हूँ। तो आप देखें मेरे पास आंसर क्या आता है जी। तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, ये तो मेरे पास कुछ आंसर ऐसा आ गया है, ये आंसर मेरे पास आ गया बुलियन के अंदर। तो इससे सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो आई कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो अपनी वैल्यू को रिटर्न कराकर जो हमें आंसर देता है तो वो हमें क्या रिटर्न में देता है, वो हमें बुलियंस रिटर्न देता है, ठीक है। इसका आंसर जो आता है वो हमें बुलियंस में आता है, ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में हमारे पास इसका आंसर आएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम इसको देखें, जैसे कि आप के सामने ये तमाम देखें, मैंने यहाँ पर भी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सामने आपके लिख दी हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और ये 3 टाइम और 2 टाइम, अभी मैं आपको नीचे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर ये तमाम जो हैं वो साइन यूज़ होती हैं। ग्रेटर देन और लेस देन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, ये भी बिल्कुल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह से, जिस तरह से हमने अपनी स्कूल लाइफ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से बारहा उसके ऊपर ऑपरेशंस किए, उसको काम किया और बहुत अच्छे से रटा। इसी तरह से सेम थिंग लेस देन और ग्रेटर देन जो है इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेस देन का मतलब होता है जो वैल्यू छोटा होता है और ग्रेटर देन जो कि बड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम इसको कोडिंग के अंदर देखते हैं कि हम कोडिंग में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने सेम थिंग एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। वेरिएबल लेट के कीवर्ड के अंदर बनाया है, वेरिएबल का नाम है y को मैंने एक डेटा टाइप असाइन कराई है जो कि नंबर है, क्योंकि हम नंबर पे काम कर रहे हैं इसलिए हमारी डेटा टाइप जो है वो नंबर ही है, ठीक है। और इसको मैंने वैल्यू दी है 5। साथ ही मैं इसको अब नीचे आकर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ काम कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट वन यहाँ पर अपना जो मेरा y था उस y को मैंने लेस देन कर दिया 7 से, ठीक है। सामने हम अपने आंसर को भी रखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो y जो था उसकी वैल्यू क्या थी, 5, ठीक है। y की वैल्यू है 5 और वो लेस देन है 7 से। इट्स ट्रू और नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये बात सही थी, ट्रू हो गया। फिर मेरे पास वही y है, y की वैल्यू है 5। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरा y जो है वो ग्रेटर देन है 7 से। क्या मैं सही हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। मेरे y जो है उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। जबकि मैं जिस चीज़ से कंपेयर कर रही हूँ वो मेरी वैल्यू है 7। मेरा 5 7 से छोटा है। इट्स मीन कि मेरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, फॉल है। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा फॉल, ठीक है। वो वाला नहीं था आंसर, ये वाला है। आप यहाँ देखें सेकेंड वाला, ठीक है। ये आंसर राइट है, ठीक है। तो मेरा स्टेटमेंट गलत था, यहाँ पर आया फॉल्स, ठीक। अब तीसरा वाला जो है लाइन नंबर 43 पर अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो यहाँ मैं क्या काम कर रही हूँ, यहाँ मैंने अपने y जो है उसको कह रही हूँ कि वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू 5 है, या तो बड़ा है या फिर 5 के बराबर है। जब मैं बात बराबरी की कर रही हूँ तो यहाँ मैं सही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा 5 जो है यहाँ पे मैंने 7 नहीं दी है, यहाँ कंपैरिजन वैल्यू जो है मैंने 5 लिखी है और 5 के साथ मैं अपने 5 को कंपेयर कर रही हूँ, यानी बराबरी का मामला है, ठीक है। मामला यहाँ पर किसका है, बराबरी का। दोनों साइड 5-5 हैं, तो यहाँ मेरी बात जो है, मेरा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाता है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं लाइन नंबर 44 के ऊपर। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जो मेरा y जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है। तो बात यहाँ पर भी मेरी कुछ सही है,
क्योंकि बात बिल्कुल मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे बात हो रही है यहाँ पे। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मेरी या तो लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी वैल्यू जो आंसर आ रही है वो आ रही है ट्रू, ठीक है। अब लाइन नंबर अगर मैं 45 पे आती हूँ तो आप देखें मैंने इक्वल की साइन 2 दफ़ा इस्तेमाल करी है। 2 दफ़ा इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है? 2 दफ़ा इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि मैं अपनी जो वैल्यू है उसको चेक कर रही हूँ। वैल्यू जो है मेरे y की है 5, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, और जो कंपैरिजन वैल्यू है वो भी है 5। तो दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो मेरा आंसर भी यहाँ पर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ अपने 46 के ऊपर, जिसको मैंने अभी कमेंट करके रखा है, और इसे अगर मैं थोड़ा सा अनकमेंट कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे मिलने वाला है एरर। एरर मुझे क्यों मिल रहा है? एरर मुझे यहाँ पर इसलिए मिल रहा है कि जैसा कि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से माशाल्लाह से जानते हैं कि यहाँ जो है 5 तो है, नंबर तो है, मगर वो नंबर अंदर है डबल कोट के, और डबल कोट के अंदर होने का मतलब होता है टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। यानी ये जो 5 है वो 5 नहीं है, बल्कि ये नंबर के बजाय ये स्ट्रिंग बन चुका है। और जबकि ये स्ट्रिंग बन चुका है तो यहाँ आ गया स्ट्रिंग और यहाँ आ गया y जो कि नंबर है। तो ये जो 3 दफ़ा मैंने इक्वल इक्वल एंड इक्वल 3 दफ़ा मैंने यूज़ किया, तो इस 3 दफ़ा का मतलब होता है कि यहाँ ना मैं सिर्फ इसकी वैल्यू चेक कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसकी डेटा टाइप जो है उसको भी चेक कर रही हूँ। जहाँ इसकी डेटा टाइप जो है बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो रही है, तो यहाँ वो मुझे इस चीज़ को मना कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट एक लैंग्वेज है, और ये जावा स्क्रिप्ट की सुपर सेट जो है वो इसको हम कहते ही इसलिए हैं कि ये हमें यहीं पर ही, यानी कंपाइल होने से पहले ही हमें स्टॉप कर देती है। अगर हम थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो वो हमें यहीं पे कहती है कि भाई आप गलत हैं, पहले अपनी गलती को सही करें, उसके बाद आप कंपाइल की तरफ जाएं। तो उसने मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहीं पे रोक दिया, एरर देकर कि नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ क्या हो रही है, इसको अगर हम इस एरर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये मुझे मना कर रहा है कि यहाँ जो नंबर है वो स्ट्रिंग एक साथ जो है ये कंपैरिजन जो है ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पर अपने इस 5 को इस कोड से बाहर निकाल कर सिंपली 5 लिख देती हूँ, तो क्या होगा, तो ये मेरा एरर चला जाएगा, ठीक है, और ये इसको असाइन भी करवा देगा। लेकिन अगर मैं अपने इस 5 को अगेन डबल कोट के अंदर लिख दूंगी, तो क्या होगा कि ना सिर्फ ये मुझे एरर थ्रो करेगा, बल्कि ये मुझे यहाँ से कंपाइल भी नहीं होने देगा। तो यहाँ मुझे मकसद था आपको समझाना, इसलिए इसको लिखना थी मेरी मजबूरी, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ कमेंट, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले कि ये हमारे तमाम कोड को गड़बड़ करता रहे, इसे हम बंद कर देते हैं। बस यहाँ पर आपको बताना मकसद था, मकसद ये था कि देखें 2 अलग अलग टाइप्स की चीज़ें एक साथ जो है वो कंपेयर नहीं हो सकती। मामला जो है वो बराबरी का चलता है, एक नंबर और एक स्ट्रिंग आपस में एक साथ नहीं कंपेयर किए जा सकते, ठीक है। या तो यहाँ पर नंबर ही होता तो हम उसको आपस में देख सकते थे, क्योंकि ये जो 3 टाइम हमने इक्वल की साइन दी है, इसका मकसद ये होता है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो हम यहाँ पर इसकी टाइप चेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टाइप चेकिंग के लिए हम हमेशा 3 टाइम इक्वल की साइन जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको होप कि अच्छे से समझ में आया होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का क्या मकसद होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम यहाँ के लिए कमेंट कर लेते हैं, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। और नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है नंबर 4 हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी मैं आपको ये कहूँगी, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर है या नंबर 5 में हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास थोड़ी एडवांस टाइप स्क्रिप्ट है, इसको मैं इस तरह से इस वीडियो के अंदर नहीं समझा सकती। एक अलग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको बाकायदा एक वीडियो के अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं फर्दर इसको आपको एक थ्योरिकल एक आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। इसके लिए अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर देखें डबल एन एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 1 की तरह से या स्टिक की तरह से कह लीजिए 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, और नीचे जो थर्ड वन है दिस वन, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क है। तो यहाँ पर
इसको हम एज अ लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर में इसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जो ये डबल एन है इसको हम एंड ऑपरेटर ही कहते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर के लिए ये है कि इसको हम इसको एंड ऑपरेटर जो है, इसकी जो कंडीशन हम जब हम यूज़ करेंगे इसे हम इफ़ एल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इफ़ एल्स के अंदर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसी के ऊपर तमाम चीज़ें बेस कर रही होती हैं, इन कंडीशंस के ऊपर। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आप इसको और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और इसमें ये होता है कि इस एंड ऑपरेटर में बहुत ज़रूरी ये है कि जब हम इसको काम कर रहे होते हैं तो इसकी दोनों साइड की कंडीशन जो है वो हमें ट्रू चाहिए होती हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इसके नाम को याद रख लीजिए कि ये एक एंड ऑपरेटर है। इसके बाद नीचे जो है ये 2 टाइम स्टिक्स जो बनी हुई हैं, इसे कुछ लोग जो है बार ऑपरेटर भी कहते हैं, कुछ लोग जो है इसे पाइप ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसे और ऑपरेटर्स भी कहते हैं। आप इसे जो भी चाहें, जिस नाम से भी चाहें, इसको हम यूज़ करते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर्स के यूज में, ठीक है। तो कंडीशंस के लिए हम करते हैं, इसमें ये होता है कि एंड के लिए जिस तरह हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं, ये हमें एक छोटा सा फेवर देता है कि हमें अगर एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो भी ये हमारे जो कोड है उसको रन करवा देता है, और हमारे जो भी कंडीशन होती है उसके बेस के ऊपर जब हम इसको काम करेंगे तो अब इस चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो नीचे थर्ड वन लाइन नंबर 54 के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये है एक्सप्लेनेशन मार्क है, इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। नॉट मतलब कि नहीं, नॉट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है। तो यहाँ इसको भी अभी हम सिर्फ नामों से पहचान लेते हैं, ठीक है। ये है एंड ऑपरेटर, ये है पाइप ऑपरेटर या और ऑपरेटर या बार ऑपरेटर, जो भी आपको बेहतर लगे, और ये है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो दूंगी जिसपे मैं आपको इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी। अब बारी आती है नंबर 5 कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी एक एडवांस ऑपरेटर है। इसे भी जो है हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो है एडवांस टाइप स्क्रिप्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ऑपरेटर में क्या होता है, इस कंडीशनल ऑपरेटर में हम कॉलन यूज़ करते हैं। दिस वन कॉलन होता है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट और एडवांस टाइप स्क्रिप्ट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसे इफ एल्स की जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो एडवांस ऑपरेटर्स जो हैं उसमें इफ एल्स की जगह जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बेसिकली कहा जाता है। तो अब ज़्यादातर जो है ये टर्नरी ऑपरेटर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। तो जब हम एडवांस टाइप स्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट जो है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और इन ऑपरेटर्स के बारे में वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि इसका यूज़ केस जो है वो क्या है और इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। थोड़ा बहुत आपको जो है ऑपरेटर्स से अंडरस्टैंडिंग करवाएगी। जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप उसको दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा मेरा कर्सर मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको सेट करती हूँ। जब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।